बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 का पहला टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 27 डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 का दूसरा टेस्ट यानी ओवरऑल हमारा टेस्ट नंबर 28 डिस्कस करना है। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। व्हेन अ पर्सन मूव्स सम डिस्टेंस ऑन द रोड व्हाइल होल्डिंग अ पेल, द वर्क डन ऑन पेल इज। अगर आप कोई भी चीज उठा के सड़क पे मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी आप किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो ना आप कोई वर्क कर रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट पे, ना ग्रेविटी कोई वर्क कर रही होगी। और ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे वर्क क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को उठा के किधर मूव कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगती है? नीचे, यानी माइनस वाई या वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में कौन सा एंगल बन रहा है? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो इस सिचुएशन में उस पेल, उस ऑब्जेक्ट पे कवर किया हुआ वर्क क्या होगा? ऑफ कोर्स 0 होगा। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 0, यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, एट व्हाट एंगल बिटवीन एफ एंड डी द वर्क डन विल बी 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वर्क। नाउ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स एफ डी कॉस थीटा। आप सबको पता है कि अगर एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 हो जाता है 1, बल्कि +1 मुझे कहना चाहिए, और वर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वर्क कितना होता है? एफ डी। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला को W इक्वल्स एफ डी कॉस थीटा को यूं भी लिख सकता हूं, W इक्वल्स W मैक्स कॉस थीटा। W इक्वल्स कॉस थीटा और एफ डी क्या है? W मैक्स। अब प्लीज उसका सवाल ध्यान से सुनिएगा। इक्वल वैसे का वैसा, W मैक्स वैसे का वैसा, कॉस भी बिल्कुल वैसे आया। वो एंगल बताएं, यानी आपने क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है कि जिस एंगल पे वर्क, मैक्सिमम वर्क यानी W मैक्स का क्या हो जाए? 1/√2 हो जाए। तो थीटा आपने फाइंड करना, और W की जगह क्या आ जाएगा? W मैक्स ओवर √2। W मैक्स और W मैक्स आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो कॉस थीटा क्या आ गया? 1/√2, एंड दैट हैपेंस एट 45 डिग्री। आपके 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40, यानी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 88, a body of mass 15 kilogram initially at rest is moved by a horizontal force of 10 Newton on a smooth horizontal surface. The work done by the force in 6 seconds is. Now please, work का formula W equals Fs. Now using second equation of motion, तो W equals F, और S की जगह क्या आ गया? हाफ AT स्क्वायर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। Now using न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, A किसके बराबर है? F over m। तो W equals F हाफ T स्क्वायर, और A की जगह क्या आ गया? F over m। F और F क्या हो गया? F स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क, F स्क्वायर T स्क्वायर और 2m। फोर्स कितनी थी? 10, तो 10 का स्क्वायर। टाइम कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर। 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। मास कितना था? 15। रिमेंबर ये माइनस साइन नहीं है, मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगी? 36 इंटू 100 इज 3600 ओवर 30। 1010 कैंसिल हो जाएगा। 360/3 कम्स आउट टू बी 120 जूल। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 89, a body of mass m moves at a constant speed v for a distance s against a constant force f. What is the power required to sustain this motion? आपने पढ़ा होगा पावर किसके बराबर होती है? वर्क ओवर टाइम, और मैं वर्क की जगह क्या लिख सकता हूं? F इंटू एस ओवर टी, एंड एस ओवर टी इज वेलोसिटी। वन ऑफ द इजियर एमसीक्यूज। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? एफ वी, यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 90, 1 टेरावाट इज इक्वल टू। 1 टेरावाट का मतलब क्या है? 1 टेरावाट का मतलब क्या है? 10⁻12 वॉट। और आर या आवर का मतलब क्या है? 3600 सेकेंड। सो 1 टेरावाट कम्स आउट टू बी 36 10⁻14 वॉट सेकेंड। सो 1 टेरावाट इज, अगर मैं 36 को 3.6 बना दूं तो 10⁻14 बढ़ के क्या हो जाएगा? 10⁻15, एंड वॉट इनटू सेकंड इज जूल। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 91, a force of 10 Newton acts horizontally on a stationary mass of 4 kilogram for 6 seconds. The kinetic energy in joule is. बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने 2 दफा कहा बिल्कुल वैसा, इसलिए कि फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 88 में।
तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन की जगह क्या आएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2m. व्हाट इज फोर्स 10 यानी 10 का स्क्वायर. व्हाट इज टाइम 6 यानी 6 का स्क्वायर. 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, m इज 4, so this becomes 3600 over 8 which is of course 450 जूल. आपके 91st MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 92, if the mass of the body is made 2 times and the velocity becomes half then the kinetic energy will become. याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. तो ज्यादा प्रोमिनेंट बिहेवियर किसका होगा? वेलोसिटी के स्क्वायर का. तो अगर मास डबल हो रही है और वेलोसिटी हाफ हो रही है तो v स्क्वायर में 1/4 की कमी आएगी. तो अगर ऊपर 2 आ गया और नीचे 4 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी. लेकिन इस तरह बाज़ दफा ज़बानी समझाने से बात समझ नहीं आती और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में आने वाला हाफ का फैक्टर भी बच्चों को बाज़ दफा तंग करता है. सो मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है और उसका मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम श्योर आप सबको आता है, हाफ mv स्क्वायर. सो k2 over k1 इक्वल्स हाफ m2 v2 का स्क्वायर ओवर हाफ m1 v1 का स्क्वायर. k2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, k1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. प्लीज हाफ और हाफ क्या हो गया? कैंसल. m1 इनिशियल मास, v1 इनिशियल वेलोसिटी, m2 क्या थी? फाइनल मास जो डबल होगी, इनिशियल मास का डबल होगी 2m1, और v2 क्या थी? फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी v1 का क्या होगी? हाफ होगी. तो v2 की जगह क्या आएगा? v1/2 और इसका क्या? होल स्क्वायर. प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, m1 और m1 हो गया कैंसल. 2 वैसे का वैसा, v1 स्क्वायर वैसे का वैसा. जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? v1 स्क्वायर ओवर 4, v1 स्क्वायर कैंसल, 2 और 4 कैंसिल होकर क्या बना? 1/2. तो अगर मैं k1 को इधर ले आऊं तो इसका क्या मतलब होगा? न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओल्ड काइनेटिक एनर्जी ओवर 2, यानी नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी से क्या हो गई? हाफ हो गई. आपके 92nd MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 93, two bodies of 4 kilogram and 32 kilogram have same kinetic energy. What is the ratio of their momentum? Now ये फॉर्मूला बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं. मोमेंटम इक्वल्स k√2 mke. m क्या है? मास. ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी. उसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट, और 2 भी ऑफ कोर्स कांस्टेंट. तो इसका मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. यहां से रेशियो निकालें तो p1/p2 इक्वल स्क्वायर रूट m1/m2. व्हाट वाज m1? वो मास के जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले है, दैट इज 4. व्हाट इज m2? वो मास के जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में है, दैट इज 32. दैट कम्स आउट टू बी 1/8 का स्क्वायर रूट. 1/8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/4 इंटू 2. और जब ये स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? 2 में, जबकि ये 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा. आपके 93rd MCQ का आंसर क्या होगा? 1:2 स्क्वायर रूट 2, यानी आपके 93rd MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 94, a particle of mass m has a momentum of p, its kinetic energy will be. बहुत दफा हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं जाया करते. p स्क्वायर ओवर 2m. 94 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 95, a variable force F starts acting on a block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. F is varying with displacement d as shown in the force displacement curve. The velocity of the body when its displacement is 3 meter will be. याद रखिएगा, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ग्राफ बना आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ग्राफ है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है. और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? वर्क. सवाल में बने हुए ग्राफ में आपको दो एरियाज दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा एक्स एक्सिस के नीचे. सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस ग्राफ का वर्क निकालूं या इस ग्राफ से वर्क निकालूं तो मुझे इन दो एरियाज को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. जो ऊपर वाला एरिया है उसकी लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है? +20. 0 से +20 तक जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग फोर्स एक्सिस. और उसकी लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है? 0 से 2 अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसकी विड्थ कितनी है? 2, और लेंथ कितनी है? 20. तो ऊपर वाले का A1 एरिया क्या आएगा? +20 × 2. और जब आप यही एक्सरसाइज नीचे वाले एरिया के लिए करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी है? -10, और उसकी विड्थ 2 से लेकर 3 तक यानी 1. तो उसका एरिया क्या आएगा? -10 × 1, 40 - 10. वर्क कम्स आउट टू बी 30. और आगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, W इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, विच इज हाफ mv स्क्वायर. हाफ मास कितना था? 5 v स्क्वायर आपने फाइंड करना है, इनफैक्ट v आपने फाइंड करना. वर्क कितना है?
30, 2 उधर जाके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर क्या आएगा 60/5 यानी 12 यानी 4 into 3। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा, v 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। आपके 95th MCQ का आंसर क्या होगा, चलिए होपफुली ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 4 students exercise in a gym, which student does the most work? Now डेटा में हमें क्या गिवन है, टाइम एंड पावर, तो वर्क किसके बराबर होता है, पावर इनटू टाइम। तो जरा चारों स्टूडेंट्स का एनालिसिस कर लें। तो पहले स्टूडेंट का वर्क क्या होगा 12,500 जूल, दूसरे स्टूडेंट का वर्क क्या होगा 15,000, तीसरे स्टूडेंट का वर्क क्या होगा 40,000, चौथे स्टूडेंट का वर्क क्या होगा 7,500। तो आपको सबसे ज्यादा वर्क कौन करता दिखाई दे रहा है, द थर्ड वन। आपके 96 MCQ का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स चार्ली। क्वेश्चन नंबर 97, a body of mass 4 kg is thrown up vertically with a kinetic energy of 490 joule. If the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, the height at which the kinetic energy of the body becomes half of its original value is. Now please इसको ध्यान से देखिएगा। इनिशियली जब आपने जिस्म को क्या किया, लॉन्च किया, इनिशियली जब आपने किसी जिस्म को जिसकी मास क्या 4 किलोग्राम है ऊपर की तरफ लॉन्च किया है, तो इनिशियली उसके पास सिर्फ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी विच वाज 490 जूल, और इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। अच्छा, अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी हाइट में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। इनफैक्ट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन दिस केस डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब उसका सवाल क्या है, वो हाइट बताएं जिस हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू का क्या रह जाए, हाफ रह जाए। नाउ एट हाइट h ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, फर्स्ट करें h वो हाइट है, फर्स्ट करें h वो हाइट है कि जिसको कवर करने के बाद ड्यूरिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी 490 का हाफ होगी, यानी कितनी होगी 245 जूल। तो बाकी एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 490 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 0, तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या थी 490। एच हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 290 का हाफ होके क्या होगी 490 का हाफ होके क्या होगी 245 जूल। तो बाकी 245 जूल किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। यहां से आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास कितना था 4g, क्या ले लें 10, वो हाइट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी अब हो गई है 245, 4 into 10 is 40, जो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट 240 over 40 which is 6, और 6 is the closest to 6.2 मीटर। 97 का आंसर होगा डेल्टा। यानी आप किसी 4 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को अगर 490 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर फेंकेंगे, तो जब वो अपनी मोशन के दौरान 6.2 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 490 से हाफ होके 245 जूल रह जाएगी। 97th MCQ का आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर द फॉलोइंग बॉडी इज, फ्रिक्शन की मौजूदगी में पोटेंशियल एनर्जी दो एनर्जीज में डिवाइड होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस सम लॉस अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। रूटीन की क्लास में भी हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं। 98 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 99, a car is moving with a uniform velocity of 20 meter per second and after brakes it covers a stopping distance of 5 meter। अच्छा, एक गाड़ी थी वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ब्रेक्स लगाई गई और गाड़ी ने रुकते रुकते कितना फासला कवर किया 5 मीटर का। इफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द कार इज डबल्ड एंड द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। अगर ये गाड़ी पहले के मुकाबले में 40 मीटर पर सेकंड यानी डबल से मूव कर रही हो और उतनी ही ब्रेक्स लगाई जाएं, उतनी ही ब्रेकिंग फोर्स लगाई जाए जितनी पहले लग रही थी, तो आप बताएं गाड़ी रुकते रुकते कितना फासला कवर करेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 चूंकि गाड़ी की स्पीड में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ब्रेक्स लग रही है, तो रिटार्डेशन पैदा होगा, तो ए के साथ क्या आ गया माइनस एस वैसे का वैसा। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या कह दिया v, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 वैसे का वैसा, एक ही जगह क्या आ गया f ओवर m, s इक्वल्स v स्क्वायर।
टू कांस्टेंट, दोनों सिचुएशन में रिटार्डिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स क्या थी, कांस्टेंट, तो F कांस्टेंट, दोनों सिचुएशन में एक ही कार थी तो मास कांस्टेंट, इसका मतलब S इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो यहां से अब सवाल जुबानी भी हो सकता है कि अगर वेलोसिटी पहले के मुकाबले में डबल हो रही है, 2 टाइम्स ज्यादा हो रही है, दुगनी हो रही है, तो डिस्टेंस पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज यहां से रेशियो निकालें, S प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर का मतलब है S2 by S1 इक्वल्स V2 by V1 का होल स्क्वायर। S2 नया डिस्टेंस आपने निकालना था, क्वेश्चन मार्क मैंने उसकी जगह लिख दिया। S1 पुराना डिस्टेंस कितना था 5, V1 पुरानी वेलोसिटी कितनी थी 20, V2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, 40 by 20 is 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और जब ये 5 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 99th एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा 20 मीटर, यानी आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 100, a body rotates with a uniform speed in a circle of radius r and takes time 2t to complete 2 revolutions। अच्छा, 2 revolutions 2t में कवर हो रही है, ज़हन में रखिएगा। What are the magnitudes of angular velocity omega, linear velocity v and acceleration a? Now please, angular velocity क्या होती है, थीटा ओवर टी। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल कवर होगा 4 पाई, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई, और 2 रेवोल्यूशंस पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है 2t, 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई टी। आगे चलें, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एक रेवोल्यूशन में कितना s कवर होता है 2 पाई आर, तो 2 रेवोल्यूशंस में कितना s कवर होगा 4 पाई आर, और टाइम कितना है 2t, 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर ओवर टी। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान तरीका हो जाएगा, v इक्वल्स आर ओमेगा, v इक्वल्स आर और ओमेगा क्या था 2 पाई बाय टी, तो एग्जैक्ट वही रिजल्ट आ गया। एंड a क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर और ओमेगा क्या था 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर, तो a क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। आपके 100th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 101, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा, हम ये लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना नहीं है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जिस्म हर वक्त अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है। अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने डिस्कस किया था कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से पैदा होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, alpha। Question number 102, body of mass 10 kilogram is moving in a circle of radius 2 meter with an angular velocity of 4 radian per second. The centripetal force acting on the body is F equals mr omega square। mass कितना था 10, radius कितना था 2, omega क्या था 4 का square, 4 का square is 16 into 2, 32 into 10 comes out to be 320 न्यूटन। आपके 102 MCQ का आंसर क्या होगा, of course चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। याद रखिएगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी रूटीन के लेक्चर में आपको बताया था कितनी होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, और लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब आम लो फ्लाइंग सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकंड is much greater than the velocity, the orbital velocity of a geostationary satellite, that is 3 kilometer per second। आपके 103rd MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 104, a car comes to a skidding stop in 15 meter. The force on the car due to road यानी friction की force is 1000 Newton. The work done by the road on the car and the car on the road respectively is। याद रखिएगा, force की effectiveness देखनी है, जो सड़क है उसकी पैदा की हुई फ्रिक्शन गाड़ी को रोक रही है, गाड़ी सड़क को नहीं रोक रही। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सड़क है या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो गाड़ी पे काम करेगी, कार पे काम करेगी, लेकिन कार रोड पे कोई काम नहीं करेगी। तो दूसरा आंसर तो जीरो आ गया ना, वर्क डन बाय द कार ऑन द रोड इज जीरो। बट व्हाट अबाउट द वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार, दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन का जो वर्क होता है हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के हमेशा ऑपोजिट लगती है आगे। तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, वर्क डन बाय द रोड
on the car, that is work done by the friction is minus FD माइनस मैं बता चुका हूं फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है 1000, डिस्प्लेसमेंट रुकते रुकते कितना कवर हो रहा है 15 इंटू 1000 इज 15,000 और 15 किलो जूल। तो रोड का कार पे वर्क क्या होगा -50 किलो जूल और कार का रोड पे वर्क क्या होगा 0। आपके 104th MCQ का आंसर क्या होगा Alpha. Question number 105. A body is falling freely under the action of gravity in vacuum. Which of the following quantities remain constant during the fall? एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, अगर वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड में और काइनेटिक एनर्जी में लगातार इजाफा हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। बीटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, अगर वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हाइट में कमी हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी लगातार पोटेंशियल एनर्जी से ही आ रही होगी, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी लगातार किस में कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट होगी। आपके 105 MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। लास्ट भी देख लें डेल्टा लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, स्पीड में इजाफा हो रहा है, तो उसके मोमेंटम में भी इजाफा हो रहा होगा, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। आई रिपीट, आपके 105 MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। Question number 106. A spherical ball of mass 20 kilogram is stationary at the top of a hill of height 100 meter. It rolls down on smooth frictionless surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter and finally rolls down to a horizontal base at a height of 20 meter above the ground. The velocity attained by the ball is. Law of conservation of energy, यानी decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy, यानी half mv square is equal to mgh। मैथ में मैथ क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 2gh, तो यहां से v किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gh। 2g क्या था 10 और h क्या है उसकी लॉस ऑफ हाइट, इनिशियल हाइट कितनी थी 100 और फाइनली जब वो रुकी या फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हाइट कितनी थी 20, तो h क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80। 80 इंटू 2 is 160, 160 into 10 is 1600 और 1600 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 40 मीटर पर सेकंड। आपके 106th MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 107. A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the projectile goes up is of course negative. ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क क्या होता है नेगेटिव, पहली बात तो ये याद रखें। दूसरी बात वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। आप यहाँ पे चेंज इन एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में भी ले सकते हैं और सवाल को आसान करने के लिए चेंज इन एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला W इक्वल्स माइनस हाफ, मैस कितनी थी 100 ग्राम्स, इसका मतलब मैस की जगह m की जगह क्या लिखा जाएगा 100 over 1000। वेलोसिटी कितनी थी 5, तो 5 का क्या आ गया स्क्वायर, ये 2 0 आपस में क्या हो गए कैंसिल। 2 into 20 2 into 10 is 20, 25 over 20 along with minus sign is minus 5 by 4 and 5 by 4 of course minus 5 by 4 is minus 1.25 जूल। आपके 107th MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 108. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। A. Linear momentum of the system of the particle is 0. B. Kinetic energy of the system of the particle is 0. Then याद रखिएगा मोमेंटम के 0 होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का 0 होना नहीं है। कैसे एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसमें ये दो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इसकी मास क्या थी m, इसकी मास क्या थी m। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अस्यूम के सिलेंडर एक ही किस्म की गैस से फिल हुआ है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स की मैसेज क्या होंगी सेम। फर्स्ट करें ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड पे, तो ये मूव कर रहा है, फर्स्ट करें ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से राइट साइड, बल्कि मुझे कहना चाहिए ये मूव कर रहा है v स्पीड से लेफ्ट साइड, ये मूव कर रहा है v स्पीड से राइट हैंड साइड पे। इसका मोमेंटम क्या होगा mv, इसका मोमेंटम क्या होगा माइनस mv, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बिल्कुल क्या है सेम है और डायरेक्शंस क्या है ऑपोजिट है। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। अब मैं अगर इन दोनों मोमेंटम्स को सम कर दूं तो टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा 0। लेकिन जब मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स की
काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हाफ एम, अगर मैं माइनस ले भी लूं तो माइनस वी का स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, मोमेंटम जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब मोमेंटम का जीरो होना है। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इसका क्या मतलब है, स्पीड जीरो है, और जब स्पीड जीरो होगी तो मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। होपफुली आपको ये जो लॉजिक है समझ आ गई होगी। 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी ए मे नॉट इंप्लाई बी, यानी मोमेंटम के जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना जरूरी नहीं है, बट बी ऑलवेज इंप्लाई ए। क्वेश्चन नंबर 109, अ फोर्स F equals 5I plus 3J plus 2K Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R equals 2I minus J meter. The work done on the particle in joules is. Work का formula W equals F dot D, W equals force, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे जी, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फोर्स 5i plus 3j plus 2k डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना था 2i माइनस j माइनस, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओरिजिन का क्या था 0i plus 0j plus 0k। तो इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग r जीरो में से माइनस हो रहा है, और जब भी कोई चीज जीरो में से माइनस होगी तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5i plus 3j plus 2k 2i माइनस j, और डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको पता है, आई वाला i से मल्टीप्लाई होगा j वाला j से, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। सो इसका मतलब 5 into 2 10, 3 into -1 -3, 10 minus 3 comes out to be 7। 109th MCQ का आंसर क्या होगा 7 ऑफ जूल यानी बीटा, और 7 यूनिट, जो भी आपको यूनिट यहां पे गिवन है। Question number 110, a car is traveling at 60 meter per second on a circular road of radius 1200 meter. Its radial acceleration is. Now radial acceleration is also known as, or should I say famously known as, centripetal acceleration. फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर ओवर r, r कितना है 1200, v कितना है 60, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, 20 कैंसिल हो गए, 36 by 12 comes out to be 3 meter per second या 3 meter per second square यानी alpha. Question number 111, a particle of mass 0.1 kilogram is whirled at the end of a string in a vertical circle of radius 1 meter. Its speed at highest point of the particle is 5 meter per second. The tension in the string at the highest point of the path is. The tension in the string at the highest point of the vertical circle is minimum. और वो टेंशन किसके बराबर होती है, हम रूटीन के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। टेंशन आपने निकालनी थी, m कॉमन ले लिया तो क्या बना v स्क्वायर r माइनस g। नाउ प्लीज मैथ्स कितनी थी 0.1 यानी 1 by 10, v 5 का स्क्वायर, रेडियस 1g 10, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 minus 10 is 15, 15 by 10 comes out to be 1.5 न्यूटन। आपके 111th MCQ का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 112, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 5 पाई रेडियंस आर। 5 पाई रेडियंस में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं। नो प्लीज 2 पाई रेडियन इक्वल्स 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री कवर होते हैं, या 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर होते हैं। यहां से अगर मैं 2 पाई को उधर ले जाऊं तो 1 रेडियन इज 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई, दोनों तरफ क्या करें अपने मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगा 5 पाई इंटू 1 रेडियन, और ये क्या बन जाएगा 5 पाई इंटू 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई 5 पाई रेडियंस की, जिसकी आपने रेवोल्यूशंस निकालनी थी। प्लीज आप पाई और पाई आपस में क्या होगा कैंसिल, तो क्या बना 5/2 रेवोल्यूशंस एंड 5/2 इज 2.5। आपके 112th MCQ का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 113, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर कंप्लीट्स अ रोटेशन इन 2 पाई सेकंड्स। The centripetal acceleration of the body is. Centripetal acceleration is equal to r omega square, और ओमेगा r वैसे का वैसा, ओमेगा आपको पता है किसके बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो ये क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। रेडियस कितना था 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसा, टाइम कितना था 2 पाई, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। 113th MCQ का आंसर क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज Charlie. Question number 114, a car is moving on a circular road of radius 144 meter with uniform speed of 12 meter per second. Its centripetal acceleration will be.
अगेन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r, r कितना था 144, वेलोसिटी कितनी थी 12, तो 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर विच इज ऑल्सो 144, 144, 144 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपके 114th एमसीक्यू का आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अल्फा। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। ये ओमेगा गिवन है आपको, इट्स पीरियड ऑफ मोशन इज ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी का मतलब, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी का मतलब अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालूं तो टी किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ओमेगा उसने आपको कितना दिया हुआ है 4 पाई, पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो टी क्या बनेगा 2/4 एंड 2/4 कम्स आउट टू बी 1/2 एंड 1/2 कम्स आउट टू बी 0.5 सेकेंड। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा यानी 0.5 सेकेंड। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।